अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, हमारे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारे इन सेशंस का मकसद ही यही होता है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अवेयरनेस पहुंचा सके। और इसके अलावा नाजरीन, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये वीडियो जो है वो जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है वो स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर जो है वो अच्छी तरीके से सिक्योर कर लें। नाजरीन, के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस किया करें ताकि आप लोग हमारी डेली वीडियो से नोटिफाई रहे। नाजरीन, आज जो है हमने बशारतुल्लाह खान को जो है वो सर बशारतुल्लाह खान को जो है वो इनवाइट किया है। और बेसिकली ही इज हेड ऑफ रिसर्च एट स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज, और उनका काफी जो है वो पुराना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट को लेके। तो हमने आज की मार्केट को लेके को डिस्कस करने के लिए उनको इनवाइट किया है, और उसके साथ साथ बजट को का भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, क्या वजह है क्यों बजट डिले हो गया, और बजट तक क्या मार्केट जो है इसी तरह रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी मार्केट की। और इसके साथ साथ सर्कुलर डेप्थ का भी मसला जो है उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सर को जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। बस जी बिल्कुल ठीक। सही। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी आज की मार्केट का जो है वो हल्का सर जो है वो आप ओवरव्यू दे दें। आज तो मार्केट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट मस्ट हैव सीन वही हुई और प्रॉफिट टेकिंग और वो थी मेन आइटम्स में, फिर वही रेंज बाउंड परफॉर्मेंस रही थी। एक्टिविटी वाज कन्फाइंड टू मोस्टली जो प्लस साइड पे थे वो सीमेंट्स थे, कुछ बैंक्स वर मोस्टली। तो इस तरह एक्टिविटी आज काफ़ी नैरो रेंज में थी। और उसमें एक वजह जो नैरो रेंज एक्टिविटी का कल भी हॉलीडे है, और गोइंग फॉरवर्ड वो जो बजट प्री बजट वो जो अनसर्टेनिटी है कि टैक्सेशन क्या होंगी। बेसिकली बजट में मेन फोकस होता है टैक्सेशन पे, कि हाउ डिफरेंट सेक्टर्स विल बी इम्पेक्टेड। बजट में यूजुअली मेन फोकस रेवेन्यू का होता है, गवर्नमेंट का अगले साल के लिए जो रेवेन्यू टारगेट्स होंगे। तो वो एक वजह है। और प्लस उसमें थोड़ा सा डिले भी आया, लाइक एक हफ्ते के लिए बजट वाज डिलेड बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आईएमएफ की अभी तक कुछ चीज़ों पे यानी एक पॉइंट पे नहीं आए कि उसको कब लेकिन फाइनल तो मोरलेस नंबर्स कर ही लेंगे। बजट हैज़ टू बी अनाउंस एंड यूजुअली इट इज़ अनाउंस लाइक पिछले साल भी तकरीबन 12 जून को हुआ था, इस साल भी 10 जून को हो जाएगा। तो वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन देर आर कपल ऑफ इश्यूज विच दे आर स्टिल लाइक डिस्कसिंग एंड फाइनलाइजिंग। उसमें एक जो मेन जो दो पॉइंट्स आए थे, एक में गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देना चाह रही थी, स्पेशली सैलरीड क्लास को कुछ इनकम। एंड द सेकंड वाज डिफेंस स्पेंडिंग पे जो टारगेट था, कि उसकी कितनी एलोकेशन आएगी। तो दे हैव नॉट येट, परहैप्स उसके नंबर अभी तक फाइनल नहीं हुए। लेकिन मोस्ट लाइकली ये नंबर्स तो हो जाएंगे। और क्योंकि बजट में कोई नथिंग इज फाइनल एज फार एज लाइक, उसमें जो एक्सपेंडिचर साइड पे होता है तो उसमें वेरिएशंस तो साल के अंदर आती रहती है। सो आई थिंक दे विल गो अहेड विद द बजट बाय 10th। और लेट्स सी, तो इसी अनसर्टिनिटी की वजह से मार्केट थोड़ा सा पॉज पीरियड है, थोड़ा सा नैरो रेंज में है। एवरीवन वांट्स टू सी मोर क्लैरिटी। प्लस देयर विल बी ईद हॉलीडे, यानी उसका भी एक इम्पैक्ट होता है मार्केट में, एक्टिविटी उससे भी रिड्यूस हो जाती है। यूजुअली बड़ी ईद के दिनों में हिस्टोरिकली भी यही देखा गया है कि थोड़ी सी एक्टिविटी मार्केट में कम होती है। यही वजह है। लेकिन ओवरऑल अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट इज लाइक कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। सेक्टर वाइज कुछ कॉल्स हो सकती हैं कि कुछ सेक्टर्स पे हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट आए। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग बजट शुड बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव इन माय व्यू। इतना कोई सच मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा बजट का। सही। अच्छा सर, सर्कुलर डेप्थ का मामला जो है वो हमने देखा कि आईएमएफ ने जो है वो डिले कर दिया। तो ये बताइएगा कि ये सुनने में आ रहा है कि गैस प्राइसेस जो है वो अब इंक्रीज हो जाएंगी, तो क्या कितनी हकीकत है इस बात
हाँ बिल्कुल, उसमें मेन चीज जो है, जो अभी डेट सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन का एक ही हल जो आया है कि गवर्नमेंट बैंक से बोरो करके उसको रिजॉल्व कर रही है। एज फार एज रिकवरी पोजीशन इज कंसर्न, उसमें इंक्रीज तो नहीं हो रहा, जो सर्कुलर डेट जिस तरह पहले एक्सपेंड हो रहा था उसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ये है कि पुराने जो लाइबिलिटीज हैं वो तो खड़ी हुई है। अब उसको पे ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट अपने एंड से वो बोरो कर रही है, बैंक्स के पास लिक्विडिटी है, तो बोरो करके उसको एड्रेस कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन एज फार एज लाइक, अगर देखा जाए, क्योंकि पुरानी लाइबिलिटी तो वो अभी तक है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें यही होगी कि अगर ये एक दफ़ा रिजॉल्व हो जाए और फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन डेट में ना हो, विच इज़ हाईली अनलाइकली, देर विल बी सम मोर एक्यूमुलेशन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि प्राइस में अभी भी फर्क है, गैस प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज, और गैस प्राइस सिर्फ इंक्रीज के अलावा हम इंपोर्ट कर रहे हैं एलएनजी को, और अभी तक वी हैव नॉट बीन एबल टू सेल दैट एलएनजी, इंपोर्टेड एलएनजी टू इंडस्ट्रीज। और वो पब्लिक को, अगर जिस तरह अगर डोमेस्टिक यूजर हैं उनको जिस प्राइस पे वो इंपोर्ट होके आ रही है, अगर उस तरह बढ़ा दी जाए, तो इट विल हैव सिग्निफिकेंट मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर। तो ऑलरेडी gas price is a serious issue in the industry. और उसको अभी तक most of the industries have not been able to pass on that cost increase. तो वो एक थ्रेट है और इशू रहेगा उसका। रहेगा, सही। अच्छा सर, ये का जो है से ऊपर का बदला जो है वो इस वक्त मार्केट में जो है वो खड़ा हुआ है, और यही सुनने में आ रहा है कि आप क्या समझते हैं कि ये सही है कि रोल ओवर वीक के बाद ही मार्केट में जो है वो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इस वक्त तो हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देख रहे इन्वेस्टर्स का। और क्या बजट के बाद ही मार्केट जो है ये रेंज बाउंड एक्टिविटी जो दिखा रही है, बजट के बाद ही क्या मार्केट की सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी? जी बिल्कुल, उसमें एक इस हफ्ते ये भी एक फैक्टर है कि रोल ओवर वीक चल रहा है, और 2 दिन उसमें हो गए, फिर 2 दिन आपके थर्सडे फ्राइडे को, तो उसमें रोल ओवर में सच कोई इतना सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं होगा, देयर इज इनफ लिक्विडिटी। 54 बिलियन इज नॉट दैट बिग अमाउंट कि उसको रोल ओवर ना हो सके, तो वो तो आराम से हो जाएगा। ऑब्वियसली इट इज एडिंग टू द कॉस्ट, क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ रही, तो जिनकी लेवरेज पोजीशन है उनके लिए तो नेगेटिव है अभी तक। वो एक तो अगले हफ्ते से वी शुड सी सम इम्प्रूवमेंट इन द मार्केट, और उसमें इन एंटिसिपेशन ऑफ जो बजट में जो प्रोग्रेस होगी, वहां से जो खबर आएगी इन सेक्टर्स क्या पे क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। अभी सिर्फ स्पेकुलेशन हो रही है, क्योंकि देयर इज नो क्लैरिटी एज फार एज द टैक्स स्ट्रक्चर इज कंसर्न फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अभी उसमें सिर्फ अब 2-3 चीजें जो आई हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल लाइक फर्टिलाइजर पे आया कि उस पे सेल्स टैक्स 5% से 10% तक करेंगे। अगर ये चीज हो जाती है तो इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फार्मर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर प्राइस इंक्रीज होगी। ऑलरेडी देयर इज सप्लाई, इन्वेंट्री की काफी जमा हुई है फर्टिलाइजर में, तो एक कंसर्न रेज होगा कि वेदर हाई प्राइस fertilizer, they will they be able to sell their product to farmers? वो एक इशू है, that will be slightly negative as far as the farming economy is concerned, और उसका potentially थोड़ा सा negative impact fertilizer companies पे भी आ सकता है, if they are not in a position to pass on the price increase completely. Initially they will do that, but उसका वो होगी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, डिमांड साइड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं कि अगर सेल्स टैक्स में जहां पे भी इंक्रीज होगा उसका मार्केट नेगेटिव लेगी इम्पैक्ट, और जहां पे रिलीफ मिलेगा सेल्स टैक्स में, तो उनके लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा सर, ये बताएं, डैम एक बन रहा है इमरजेंसी में, मोहम्मद डैम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या लगता है आपको, कोई आइडिया है कि इस वक्त कौन कौन सी सीमेंट कंपनीज इसके लिए बेनिफिशियल हो रही है? नहीं, उसमें तो जो भी क्लोजेस्ट प्लांट्स लोकेटेड इन द नॉर्दर्न रीजन उनके लिए बेनिफिशियल है। पोटेंशियल डिमांड साइड जहाँ से भी आती है तो इट क्रिएट रूम फॉर अदर प्लेयर्स आल्सो। तो नॉर्थ के प्लेयर जो हैं वो बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि दैट इज दे आर द नियरेस्ट, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। तो सारे बड़े प्लेयर जो हैं उनके यूनिट्स नॉर्थ पे भी हैं, साउथ में भी हैं।
तो ओवरऑल दैट इज पॉजिटिव। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी डैम्स पे, तो सीमेंट सेक्टर के लिए तो डिमांड डायनामिक्स आर पॉजिटिव एज फार एज। एक तो लास्ट मंथ है, गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग साल की जो स्पेंडिंग है वो भी जून तक होगी, और अगले साल भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्पेशली स्पेंडिंग ऑन डैम प्रोजेक्ट्स उस पर भी होगा। तो डिमांड साइड शुड बी पॉजिटिव फॉर सीमेंट सेक्टर गोइंग इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। तो उनके लिए तो पॉजिटिव है। सही। सही। सर, थर्सडे की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? कल तो जैसे कि हॉलीडे है, यौम तकबीर है, तो आपको क्या लग रहा है थर्सडे को किस तरह मार्केट जो है वो, आज की क्लोजिंग को देख के क्या लग रहा है थर्सडे को किस तरह मार्केट ओपन होगी? मार्केट में अभी भी एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशंस और जो बड़े प्लेयर्स हैं हाई नेटवर्थ, दे आर इन, यानी सच कोई इतनी मार्केट में घबराहट सिर्फ रोल ओवर वीक का एक इम्पैक्ट है। बाकी तो मार्केट में एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अवेलेबल हैं। हम्म। तो आई थिंक देयर विल बी एक्यूमुलेशन, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, और सबको लग रहा है कि अगर प्राइस नीचे मिल जाए तो दे विल बी वेटिंग फॉर दैट। तो थोड़ी सी पार्टिसिपेशन और एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, और स्पेशली इन द नेक्स्ट वीक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। इस वीक हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहे। सर, कुछ टॉपिक्स बताना चाहेंगे, कौन से सेक्टर्स हैं जो बजट के बाद या बजट से पहले अभी आपको लग रहे हैं उन्हें पोटेंशियल है? उसमें जिस तरह अभी सीमेंट की मैंने बात की, सीमेंट शुड बी मेजर पोर्शन ऑफ द हम्म। पोर्टफोलियो। वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव हैं। कुछ चीज़ें टेक्सटाइल में भी पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर कुछ जो इन्होंने इंडस्ट्री को इस बार यानी बताया है कि उनके जो कंसर्न्स उसको एड्रेस किया जाएगा, तो पेमेंट एंड टेक्सटाइल आर पॉजिटिव। बाकी फार्मा सेक्टर फॉर एग्जांपल, उसमें कोई सेल्स टैक्स इम्प्लीकेशन आती है कि नहीं, लोग वेट करेंगे कि उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। फर्टिलाइजर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स टैक्स। इस तरह है तो इट्स, और ऑटो, तो इसमें ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है अगर इन्होंने पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करना जो है 3 साल से 5 साल एजिंग कर दी, तो उससे थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है ऑटो सेक्टर पे। और इंटरनेशनली भी ऑटो सेक्टर जो है वो आजकल काफ़ी प्रेशर में है बिकॉज ऑफ द यूएस इंपोर्ट। चाइना में भी प्राइसेस कम हुई है। सो आई डोंट सी द पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तानी कंपनीज इतने हाई मार्जिन के साथ गोइंग फॉरवर्ड ऑपरेट कर सके। दे विल हैव टू ब्रिंग डाउन देयर प्राइसेस इफ दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल। तो मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियली हो सकता है। सही। सही। एज यूजुअल हमारे साथ जो है वो पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, तो पार्टिसिपेंट्स किसी का भी कोई भी क्वेरी हो तो वो काइंडली हैंड रेज करके पूछ सकता है। जी सिराज खोजा, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी अभी सर। जैसे आपने गाइड किया कि सीमेंट सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जी, में और ईयर्स में, कमिंग ईयर्स के अंदर, तो इसके अंदर कौन से स्टॉक्स आपको बेहतर लग रहे हैं और आप पिक करते हैं अगर किसी स्टॉक को तो किन इंडिकेटर्स के बेस पे आप जो है वो उसको पिक करते हैं? उसमें विदाउट नेमिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको सिर्फ बेसिक एक इसका वो बता दूं कि अगर मिसाल के तौर पर आप उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी सीमेंट कंपनीज की देखें, लाइक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय द करंट प्राइस, तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और इनकी साल की जो सेल्स है उसको जरूर नजर में रखें कि अगर वहां पे आपको लगे कि कंपनी एक, हम जो मार्केट में पाकिस्तानी मार्केट वैल्यूएशन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो काफी डिप्रेस रहती है और रिलेटिवली लो साइड पे। सो एनीथिंग क्लोजर टू इट्स मार्केट कैप अगर साल की जो रेवेन्यू है, तो उसमें आप यानी यू शुड बी कंफर्टेबल। बाकी तो द यूजुअल प्राइस अर्निंग मल्टीपल और डिविडेंड यील्ड वाले फैक्टर आ जाते हैं। लेकिन ये है कि मार्केट कैप जरूर जहन में रखें। फॉर एग्जांपल, इफ company has annual sales close to 50 billion और उसकी market cap close to around say like between 50 to 60 billion, तो it's a comfortable value for that company। तो जिसकी अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सेस उसकी सेल से हो जाए तो फिर थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑन हायर साइड पे रिलेटिव टू द मार्केट चली जाएगी।
तो उस पर ज़रूर नज़र रखें मार्केट कैप को। क्योंकि कुछ आइटम्स अक्सर अननेसेसरी, उनकी ऑपरेशनल कोई चीज़ चेंज नहीं होती, लेकिन उसकी प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि उसकी मार्केट कैप बहुत एक्सेसिव ऊपर चली जाती है। तो उसमें आप फिर वो अपना वन नीड टू बी केयरफुल बिकॉज इट्स यूजुअली स्पेकुलेटिव ड्रिवन। और तो अभी आप ज़्यादातर नज़र में रखें कि टोटल मार्केट कैप ऑफ द कंपनी रिलेटिव टू इट्स रेवेन्यू इट्स अ गुड बेंचमार्क टू फॉलो फॉर अ गुड कंपनी। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी कंसीडर करेंगे इसमें? बिल्कुल, उसमें एक फैक्टर होता है, लेकिन दैट इज नॉट समथिंग विच इज उस पे सस्टेनेबिलिटी और उसको फिर आपको देखना। अभी तो इस साल सीमेंट कंपनीज के मार्जिन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। कुछ कंपनीज जिनके पास यानी पुरानी उनकी एक्सपेंशन है और उन्होंने कोई ऐसा डिप्रिसिएशन नहीं आई, तो उनके तो तकरीबन 35 से हम 45% तक ग्रॉस मार्जिन देख रहे हैं। दिस इज लाइक अ ह्यूज मार्जिन फॉर सीमेंट कंपनीज, and most likely they should be able to sustain these margins going forward. अगर प्राइस ये नहीं बढ़ा पाते और कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट उनकी बढ़े तो कोल की प्राइस बढ़ जाए या एनर्जी की प्राइस बढ़ जाए और उनके मार्जिन स्क्वीज हो जाए, तो उसमें फिर आपको सारे वेरिएबल को देखना पड़ता है, कॉस्ट कंपोनेंट और प्राइस, जो द कंपनी एबिलिटी टू इंक्रीज द प्राइसेस, तो उसको दोनों को देखना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड क्लोजली वॉच्ड, क्योंकि उसमें चेंजेस आ सकती हैं। अगर सप्लाई बढ़ जाए और प्राइस कंपटीशन हो जाए या इन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाए कि आप जिस तरह कार्टेल के बेस पे ये अक्सर प्राइस एडजस्ट कर रहे होते हैं, अगर उस पे वो क्रैक डाउन होता है कि आप प्राइस मैनिपुलेशन नहीं कर सकते या प्राइस कंपटीशन कमीशन उस पे वो करता है, तो फिर तो इंडिविजुअल कंपनी विल सेट देयर प्राइसेस ऑन देयर ओन। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी कम है। पाकिस्तानी कंपनीज एक यूजुअली प्राइसेस को वो साथ लेके चल रहे होते हैं, तो उसको देखना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी लास्ट जो है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। जी मोहम्मद अकरम अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि आपको एक दो रोज से प्रेशर में है सर, कोई ख़ास न्यूज़ है इसमें? इसके बारे में पूछना था सर। और दूसरा ये है कि जो माड़ी है सर, माड़ी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन जो आया कि बोनस शेयर्स पे जो टैक्स लोगों ने पे नहीं किया था, तो उसको रियलाइज करने के लिए उसको सेल करेंगे मार्केट में। तो क्या उससे कुछ सप्लाई पे इम्पैक्ट आके प्राइस शॉर्ट रन में कोई नीचे आ सकती है सर? थैंक यू। मारी के शेयर आज तो सारे क्रेडिट हो गए, जो पहले विदहोल्ड भी हुए थे वो आज सब अकाउंट्स में आज क्रेडिट हो गए हैं। सो देर इज नाउ नो विदहोल्ड शेयर्स। तो अब जाहिर है कि वो शेयर्स मार्केट में आ गए हैं। उससे थोड़ी बहुत सप्लाई में लोगों के पास जो अभी शेयर्स आए हैं, इफ दे आर नॉट विलिंग टू होल्ड ऑन टू दोज शेयर्स, दे कैन पोटेंशियली लाइक थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर आ सकता है। लेकिन वो इशू रिजॉल्व हो गया है, आज सारे शेयर्स क्रेडिट हो गए हैं। हब पावर तो आई थिंक लाइक बेसिकली नॉर्मल एक टेक्निकल, अगर आप देख लें चार्ट्स को फॉलो करें तो एक नॉर्मल एडजस्टमेंट प्राइस में चल रही है। नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी एज फार एज हबको इज कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्टेशन गोइंग फॉरवर्ड जून में, वो कितना डिविडेंड दे पाएंगे। और प्लस उनका एक सबसे बड़ा जो है ना, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है मेगा कॉरपोरेशन, जो BYD गाड़ियां बना रहे हैं, यानी जो अभी तो खैर प्लांट पे काम हो रहा है, वो प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। अभी तो वो इम्पोर्टेड CKD जो गाड़ियां हैं वो आके वो बेच रहे हैं। लेकिन उसका पिछले दिनों एक खबर आई थी BYD की, चाइना में उन्होंने 30 से 35% कुछ अपने यानी मॉडल्स की प्राइस कम की थी। तो उसका एक पोटेंशियल इम्पैक्ट ये आ सकता है कि अगर वहाँ पे चाइना में प्राइसेस कम होती हैं तो यहाँ पे तो ठीक है, इनिशियली तो उनके मार्जिन बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इट कैन क्रिएट दैट प्रेशर। जो अगर BYD इंटरनेशनली उन पे प्रेशर है, तो फिर वो पाकिस्तान में अकॉर्डिंगली वो प्राइसेस एडजस्ट होंगी थोड़ा सा। तो वो एक मेरे ख्याल में तो जो ऑटो सेक्टर पे ग्लोबली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, और यहाँ पे भी जो कंपनियां जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में है उस पे भी एक थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, क्योंकि उसका यूजुअली सूनर और लेटर वो इम्पैक्ट आ जाता है। तो अगर ऑटो सेक्टर बाहर प्रेशर में है, तो पाकिस्तान में भी हो सकता है कि दे माइट नॉट बी डूइंग दैट वेल गोइंग फॉरवर्ड।
और वो भी अपने प्राइसेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। सही। सिराज को जब सवाल कीजिए। जी सर, बैंकिंग सेक्टर में अभी जो नेशनल बैंक का रिजल्ट आया लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का जो इसका जी था, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट आया है। आप समझते हैं कि ये इसको कंटिन्यू रख पाएंगे कमिंग क्वार्टर्स के अंदर, और इसकी क्या आपको वर्थ नजर आती है इस स्टॉक की अभी? बिल्कुल। रिसेंटली फर्स्ट क्वार्टर के बाद शेयर ने भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। रीसेंट पास्ट के कुछ जो कुछ साल के जो हाई लेवल पे प्राइस अभी तकरीबन क्लोज टू 100 रुपी तक गई थी इसी हफ्ते या फ्राइडे को। अभी 2 दिन से प्राइस प्रेशर में रही है। अर्निंग तो अच्छी होगी इस साल, क्योंकि अब वो जो पेंशन लाइबिलिटी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो फर्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट तो एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई थे। इन माय व्यू अगले क्वार्टर्स में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर। अभी इनके बैंक्स ने एक चीज़ जो अच्छी की है कि उन्होंने अपने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, जो जितनी इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, जितने इनके नेट इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है, उन्होंने अपनी कॉस्ट उससे ज़्यादा कम की है। तो वो एक पॉजिटिव अभी तक रहा है। लेकिन ये वाले प्रॉफिट हो सकता है कि सस्टेन ना हो। थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, कंपटीशन फॉर डिपॉजिट गोइंग फॉरवर्ड, थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है तो फिर बैंक्स भी वो करेंगे कि सेविंग डिपॉजिट्स और उस पर भी फोकस करें कि मोबिलाइज करें। अभी करंट डिपॉजिट्स पे ज़्यादा रिलाय हो रहा है। लेकिन यह है कि फिर भी अगर देखा जाए, अगर 10 रुपये फर्स्ट क्वार्टर में आई है और तो साल की ऑन कंजर्वेटिव बेसिस जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 30 से 35 अर्निंग तो नेशनल बैंक बना सकता है। तो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड, ये जून वाला क्वार्टर काफ़ी अहम होगा। वो आपको एक कंटिन्यूटी नजर आएगी कि वेदर दोज बैंक्स विच हैव डन वेरी वेल इन फर्स्ट क्वार्टर, वेदर दे आर एबल टू सस्टेन पोजीशन इन जून क्वार्टर, उसको देखेंगे। लेकिन as far as valuations are concerned for banking stocks, they are pretty good, and their ability to pay higher dividend is also there. तो अगर ये अपना कुछ बैंक्स तो फॉर एग्जांपल यूबीएल तो तकरीबन 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। बाकी बैंक्स अप टू 50% तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ की पॉलिसी इन बिटवीन है। तो लेकिन मेरे हिसाब से नेशनल बैंक शुड डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। और इसका वो वाला फेज खत्म हो गया कि फिर कई साल से जो इसने डिविडेंड नहीं लिया था, इस साल इट विल बी पेइंग डिविडेंड। तो आप अच्छा डिविडेंड इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसी वजह से प्राइस ने भी परफॉर्मेंस दिखाई है। सर, इसकी डिविडेंड पॉलिसी का कुछ अंदाजा है कि ये साल में 2 मरतबा देंगे या साल में 1 मरतबा देंगे, और कितना परसेंट जो है पे आउट रेशियो? नहीं, अभी तक नहीं, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं, क्योंकि पिछले कई साल से इसने डिविडेंड दिया ही नहीं था बिकॉज ऑफ दैट पेंशन फंड लाइबिलिटी। तो वो तो कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन थी कि आप जब तक ये लाइबिलिटी खत्म नहीं करेंगे आप डिविडेंड नहीं दे सकते, इस तरह कुछ रिस्ट्रिक्शन थी। नाउ दैट थिंग इज फिनिश्ड। तो मेरे हिसाब से तो इट कैन इजीली गिव, यानी मिनिमम 10 रुपी डिविडेंड तो आराम से ये दे सकते हैं इन दिस अकाउंटिंग ईयर, जो दिसंबर 2025 में। अब हाफ ईयरली में डिविडेंड देते हैं या नहीं देते, हम्म। यानी अभी तक कोई बैंक से कोई क्लैरिटी इस पे नहीं आई। लेकिन देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है कि हाफ ईयरली डिविडेंड ये दे दें। ठीक है सर, एक और शेयर है पीएनएससी। इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है, और इनकी जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट फ्यूचर अर्निंग जो है वो 3 के करीब है। तो ये कैसा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। वो उसके कई चीजें जो इंटरनेशनल शिपिंग और इनके जो उस पे इम्पैक्ट आता है। वी आर नॉट लाइक क्लोजली फॉलोइंग पीएनएससी। as far as the value of the company is concerned, उसमें usually यानी it has done well. So let me go through its balance sheet, particularly as far as the valuation is concerned. लेकिन इतना कोई इसमें सीरियस नेगेटिव रिसेंट पास्ट में तो हुआ नहीं है। बल्कि अभी आजकल तो थोड़ा सा अगर शिपिंग लाइन पे जो बिकॉज ऑफ द टैरिफ अनसर्टेनिटी दुनिया में काफ़ी यानी रिक्वायरमेंट है, और शिपिंग लाइन और उसकी प्राइसेस भी बढ़ी हैं।
सो हाउ द कंपनी इज डूइंग आई एम नॉट फुली अवेयर, आई विल हैव टू चेक इट। लेकिन ये है कि इसको डिटेल में मुझे देखना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके, नाउ जो है सेशन से जो है वो रैप अप लेते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, आपने जो है हमें ज्वाइन किया, और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत इंफॉर्मेटिव था सर आपका सेशन। आगे आने वाले सेशन में सर आपको फिर इनवाइट करेंगे। नाजरीन, मैं आज के सेशन से जो है इजाजत देती हूँ, अपना बहुत सारा सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।